हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन आया है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 5 तक दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं से विभाज्य हो कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि वो न्यूनतम संख्या जो 1 से 5 तक यानी 1 से 5 तक सभी संख्या से विभाजित हो कौन सी है। क्या ए 5 है, बी 60 है, सी 20 है या डी 100 है। अगर आप लोग ऐसे आंसर दोगे तो डायरेक्टली आप ऑप्शन पे लगा दोगे, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ शो नहीं करोगे, जो गलत है। आप डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन पे लगा दो, कभी आप डी पे लगा दो या सी पे, बी पे, ए पे, सोचो कोई ना कोई तो जाएगा। गलत है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम संख्या जो 1 से 5, अगर एक को हम देखें तो 1 1 के बराबर होता है, 2 देखें तो 2 के बराबर होता है, और 3 देखें तो किसके बराबर होता है, 3 के, और 4 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 यानी 2 गुना 2, और 5 किसके बराबर होता है, 5 के। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमसे विभाज्य हो संख्या पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ये लिख लिया होगा तो इसमें से है जो है 1 बराबर 1 ही 1 गुना 3 गुना 2 जो है 2 बार होगा गुना, यानी 4 गुना 5 यही बनेगा। तो देखिए 5 तिया 15 और 15 चौका 60। तो हमारा तो चलिए आंसर आ गया, बहुत ही आसान हम तरीका से हमने कर लिया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो गया बी सही गया, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, 60 है। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि ये कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पर कॉपी पे कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो करूँ, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो वो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कई हद तक सेम ही है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वैसा ही ये क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 8 तक है सभी संख्याओं के विभाजित हो कौन सी संख्या है। क्वेश्चन देखिए सेम है। आपको ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा कि आप स्वयं ही कोशिश कीजिए करने की और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या आप समझ इसमें लगा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कीजिए आखिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन क्लियर है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 8 तक हो और संख्याओं से विभाज्य हो तो कौन सी संख्या है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। कॉपी लीजिए और 1 को देखिए 1 के बराबर लिखिए, 2 को लिखिए 2 के बराबर, 3 को लिखिए 3 के बराबर, 4 को लिखिए 2 गुना 2 के बराबर, 5 को लिखिए 5 के बराबर, क्योंकि इसका फैक्टराइज हो नहीं सकता। 6 का क्या हो सकता है, 2 इंटू 3, और यहाँ पर देखिए 7 को लिखिए 7 के बराबर, और यहाँ 8 है तो 8 को 2 गुना 2। अगर ऐसा आप सोल्यूशन कीजिएगा और इसमें से जो है हाईएस्ट कॉमन जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकालिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं संभव करूँगा कि आपको जो है ये यहाँ पर आंसर भी जो है जो कैलकुलेशन मैं कॉपी पे कर रहा हूँ वो भी दिखे। तो मैं कोशिश करूँगा और आप भी ये कोशिश कीजिए कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपना कोशिश कीजिए, मैं भी अपना कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर जो यहाँ पर क्लियर आ गया ए 840, यानी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हुआ ए सही गया, 840 हो गया। देखिए तुक्का लगाने से कभी नहीं होता, ट्रिक लगाने से हमेशा सटीक नहीं बैठता है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि कभी भी ट्रिक जो होता है सटीक नहीं बैठता है। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ चला लीजिएगा तो वो सदैव ही आपके ही काम आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कुछ पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है, कुछ पूर्णांक जो होता है p है और p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप क्या हो सकता है। यानी विषम पूर्णांक के लिए अगर p है पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि पूर्णांक p है
तो विषम पूर्णांक के लिए p का वैल्यू किस प्रकार जो है रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। क्वेश्चन तो क्लियर है, समझना जरूरी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो ऑप्शन भी अगर आप गौर कीजिएगा तो ऑप्शन भी क्लियर है कि 2p+1, बी कह रहा है 2p, सी कह रहा है p+1 और डी कह रहा है p। तो क्वेश्चन भी पूरा क्लियर है। आप अपना आंसर चूज कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए और अपना आंसर तैयार रखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कुछ पूर्णांक p है, यानी कुछ पूर्णांक को p दिया गया है। प्रत्येक विषम पूर्णांक p का रूप हो सकता है, यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है किस रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपने ट्रिक ना इस्तेमाल किया, अगर समझ के कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। देखिए b जो है 2p है और c क्या है p+1, यानी अगर हम ऑड नंबर भी अगर 7 की जगह मान लेंगे तो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर p हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन तो गलत बता रहा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट बता रहा है कि 2+1 हो सकता है विषम पूर्णांक के रूप में, यानी ऑप्शन आपका जो गया ए सही गया, यानी ऑप्शन ए सही है कि 2p+1 जो है पूर्णांक है, जो कि अभी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि m2m² - 1 और 8 से विभाज्य है यदि m है। m क्या होगा जो 8 से विभाज्य होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इवन कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, m² - 1 8 से विभाज्य है यदि m क्या होगा। एक सम पूर्णांक होगा, b एक विषम पूर्णांक होगा, c एक प्राकृतिक संख्या होगा, d एक पूर्ण संख्या होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़रूर ही करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। आप अपना सोच लगाइए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए क्लियर, यहाँ क्वेश्चन तो क्लियर ही दिख रहा है, कोई खास नहीं दिख रहा है कि m² - 1 m के स्क्वायर की जगह क्या रखे जो 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें क्लियर आंसर इसका डायरेक्ट आता है कि एक विषम पूर्णांक रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है एक सम संख्या है और 8 को देखिए यहाँ पर -1 है। तो जनरल सी बात है, अगर हम विषम संख्या रखेंगे तभी जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है कि m² - 1 8 से विभाज्य है यदि m है तो एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर m की जगह जो है हम एक विषम पूर्णांक रख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को अगर हम a = x और y की 3 और b रखें हम x का 4 y की 2 और z को रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए x y अभाज्य संख्या होने के कारण एलसीएम ए बी का क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है और यहाँ पर आपको a और b दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो ax y की 2, bx 4 y की 2, z एंड c देखिएगा तो x की पावर 4 y, z y का 3, z नहीं है, d है हमारा x का 4 y का 3 z। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, क्योंकि हमें लोअर कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम में तो ए और बी का दोनों का पार्ट का हाईएस्ट लोवेस्ट से लोवेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कई ऑप्शनों में जेड जो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जेड को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिसमें जेड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका मतलब डायरेक्ट देखिए ए और सी जो है एलिमिनेट हो गया, यानी एक्स वाई का 2 और जो है सी एक्स का 4 वाई का 3 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें जेड नहीं था और हमसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया है और इसमें हमें जेड भी लेना ज़रूरी था। तो इसका मतलब बी और डी रह गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन कीजिएगा तो एक्स वाई 3 ए में जो वाई है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में वाई 3 का वैल्यू आ रहा है। अगर अगला बी में देखें तो एक्स 4 है लेकिन वाई 2 है,
तो 2 तो हम ले नहीं सकते, y हम 3 ले चुके हैं, तो y 4 और z तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब जो है y का 3, x का 4 और z, ये किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? हाँ, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका सही गया। तो देखिए, बोलते बोलते भी और समझदारी लगाते लगाते हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिए। तो ऐसे ही किया जाता है समझ से, ये नहीं कि आप ट्रिक का इस्तेमाल करो, किसी भी ऑप्शन पर ट्रिक कर दो, तभी आपका जो है कभी आंसर सही नहीं जाएगा। सोच समझ के कीजिएगा तो नॉलेज आएगा, समझ आएगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी।